नमस्कार। आज हम व्यवस्थापका की शक्तियों का प्रभाव अर्थात व्यवस्थापका की शक्तियों में क्या कमियां आई हैं, क्या कारण रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सरकार राज्य की इच्छा को मूर्त रूप देने का कार्य करती है। अतः सरकार के प्रत्येक अंग पर यह दायित्व होता है कि वो जनहित के कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करे। लॉर्ड ब्रायस ने आधी शताब्दी पहले लिखी अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में एक अध्याय का शीर्षक व्यवस्थापकों का पतन रखकर यह संकेत दिया कि 20वीं शताब्दी में व्यवस्थापिकाएं अपने गौरवपूर्ण अतीत से नीचे गिर गईं। ब्रायस ने इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय व्यवस्थापिकाओं को रोग विज्ञान पैथोलॉजी ऑफ लेजिस्लेचर में उन कारणों को की खोज का प्रयास किया जिनसे पीड़ित होकर व्यवस्थापिकाएं पतन की ओर जा रही हैं। ब्रायस की इस पुस्तक के बाद निरंतर ये प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अब संसद का युग नहीं रहा, नौकरशाही की विजय हो रही है और कार्यपालिका या कैबिनेट की तानाशाही स्थापित हो चुकी है। किंतु ब्रायस व्यवस्थापिका के पतन के बारे में कोई विशेष स्पष्टीकरण देने में सफल नहीं हो पाए। केसी बियर ने अपनी पुस्तक लेजिस्लेचर में भी एक अध्याय व्यवस्थापिकाओं को पतन जोड़ा है। बियर ने इस अध्याय में व्यवस्थापिका के पतन से संबंधित अनेक पहलुओं का विश्लेषण किया है। उन्होंने जो प्रश्न उठाए वो इस प्रकार है: क्या व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों का ह्रास हुआ है? नंबर 2, क्या व्यवस्थापिकाओं की कार्य दक्षता में कमी आई है? नंबर 3, क्या व्यवस्थापिकाओं के प्रति जन सम्मान नहीं रहा है? नंबर 4, क्या व्यवस्थापिकाओं में जनता के प्रति रुचि कम हुई है? नंबर 5, क्या विधायकों के व्यवहार के स्तर में गिरावट हुई है? नंबर 6, क्या व्यवस्थापिकाओं के शिष्टाचार में कमी आई है? नंबर 7, क्या व्यवस्थापिकाओं का महत्व अन्य राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं विशेषकर कार्यपालिका व राजनीतिक दलों या संगठित हित समूह की तुलना में कम हुआ है? केसी बियर के इस मत से अधिकांश व्यक्ति सहमत हैं कि व्यवस्थापिकाओं ने अपनी शक्तियां, कार्यकुशलता व सम्मान को बनाए रखा हो या इसमें वृद्धि कर ली हो, किंतु फिर भी उनका अन्य संस्थाओं से सापेक्ष रूप से उक्त सभी पहलुओं में पतन हुआ है, क्योंकि उन संस्थाओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर अपना स्तर सुधार लिया है। यदि व्यवस्थापिकाओं की शक्तियाँ, कार्यकुशलता, गरिमा और स्थिति के बारे में वर्तमान शताब्दी का एक सामान्य सर्वेक्षण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि किसी व्यवस्थापिका की शक्तियों में विशिष्ट कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में पर्याप्त अवनति हुई है। वर्तमान शताब्दी में राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह से हो रहा है जिससे कार्यपालिका की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। इस प्रवृत्ति में गत 2 विश्व युद्धों और विश्व के युद्ध की आशंकाओं, आर्थिक संकट, समाजवादी तथा अन्य लोक कल्याणकारी नीतियों, विज्ञान और तकनीकी प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के निरंतर बने रहने आदि कारणों का पर्याप्त योगदान है। एक अन्य विद्वान लॉ पालमबरा की मान्यता है कि व्यवस्थापकों का पराभव कार्यपालिका की शक्तियों की तुलना में हुआ है। इसी तरह रॉबर्ट सी बॉन इसको अवनति न कहकर इस तरह व्यक्त करना पसंद करते हैं: व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंधों में 20वीं सदी के पिछले कुछ दशकों में ऐसा कुछ परिवर्तन आया है, कार्यपालिका प्रबल बन गई है। जीन ब्लॉन्डल भी व्यवस्थापिका के प्रभाव केवल विधि निर्माण के क्षेत्र में ही स्वीकारते हैं। इस प्रकार सभी विद्वानों का विचार है, जहाँ एक ओर व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका की तुलना में कमज़ोर हुई हैं, वहीं अपनी स्वयं की शक्तियों के वास्तविक प्रयोग की दिशा में भी शिथिल होती जा रही हैं। व्यवस्थापिका के प्रभावी होने के कारण व्यवस्थापिकाओं के महत्व में कमी और शक्तियों के प्रभाव में के लिए सामान्यतः अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। संक्षेप में इन कारणों का विवरण इस प्रकार है: कार्यभार की अधिकता व समय की कमी से कार्यपालिका व उत्तरोत्तर बढ़ती निर्भरता। 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में नागरिकों की सरकार से अपेक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए सरकार को पहले की तुलना में अत्यधिक कार्यों का निष्पादन करना पड़ता है। नागरिकों की इन बढ़ती हुई अपेक्षाओं विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था का मार्ग स्वीकार करने और वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिकाओं का एकाधिकार होने से व्यवस्थापिका के कार्यभार में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। किंतु दूसरी ओर व्यवस्थापिका के अधिवेशनों के दिनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यही नहीं, अब तो व्यवस्थापिका के अधिवेशनों में सदस्यों के रचनात्मक विधायन में भाग लेने की प्रवृत्ति का इतना ह्रास हो गया है कि अनेक अवसरों पर पीठासीन अधिकारी सदन में कोरम पूर्ति के लिए घंटी बजाने को बाध्य हो जाते हैं, तब भी कोरम पूरा न होने के कारण सदन स्थगित करना पड़ता है। इन स्थितियों का परिणाम यह हुआ कि व्यवस्थापिका उत्तरोत्तर कार्यपालिका पर निर्भर होती जा रही है। इस स्थिति में
जब व्यवस्थापिका के महत्व को कम किया है, वहीं कार्यपालिका के महत्व को बढ़ाया है। सरकारी कार्यों की बढ़ती जटिलता, विशेषीकरण और तकनीकी प्रवृत्ति। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी विकास के कारण प्रशासनिक समस्याओं की प्रकृति अत्यंत जटिल हो गई है। शासन की नीतियों का संबंध मनुष्य के जीवन के एक पहलू से न होकर सभी पहलुओं से जुड़ गया है। आज व्यवस्थापिकाओं द्वारा विज्ञान और तकनीकी की प्रगति से प्रभावित अनेक जटिल और तकनीकी मामलों पर व्यवस्थापन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। व्यवस्थापिका के सदस्य तकनीकी रूप से इतने योग्य और सक्षम नहीं होते कि वे जटिल और तकनीकी मामलों से संबंधित विधायन में अपना योगदान दे सकें। परिणाम यह होता है कि व्यवस्थापिका ऐसे मामलों में कानून बनाने के लिए प्रारंभिक जिम्मेदारी या तो मंत्रियों को छोड़ देना चाहती हैं या मंत्रियों की अध्यक्षता में विशेषज्ञ अधिकारियों की कोई समिति बना देना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि व्यवस्थापिका की विधि निर्माण की शक्ति का क्षेत्र सीमित हो जाए और कार्यपालिका तथा नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हो जाए। नंबर 3, प्रत्यायोजित विधायन की व्यवस्था। केसी बियर का कहना है कि एक क्षेत्र में कार्यपालिका ने कार्य का एक बहुत बड़ा भाग अपने हाथ में ले लिया है और यह क्षेत्र है कानून या नियम बनाने का। प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका अपने कानून बनाने के मूल दायित्व को कार्यपालिका पर छोड़ती जा रही है। व्यवस्थापन कार्य की पेचीदगी, व्यवस्थापन कार्य का बढ़ता हुआ भार, संकटपूर्ण स्थितियों की आकस्मिकता और कार्यपालिका को नौकरशाही के रूप में विशेषज्ञों की उपलब्धता, सतत सहायता आदि ऐसे कारण हैं जिन्होंने व्यवस्थापिका को अपनी विधि निर्माण की शक्ति कार्यपालिका पर छोड़ दिए जाने की दिशा में प्रेरित किया है। आजकल व्यवस्थापिका प्रस्तावित कानून में मोटे मोटे प्रावधानों को स्पष्ट कर देती हैं और उस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक नियम तथा उपनियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका पर छोड़ देती हैं। इस तरह प्रदत्त व्यवस्थापन की इस प्रवृत्ति ने व्यवस्थापिका के कानून निर्माण के मौलिक कार्य काफ़ी संकुचित कर दिया है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और महत्व में कमी आना स्वाभाविक है। दलीय अनुशासन। एलन बॉल ने लिखा है, 20वीं शताब्दी में बड़े बड़े अनुशासित दलों के विकास तथा कार्यपालिका शक्ति की संश्लिष्टता और उसके बढ़ते हुए क्षेत्रों के कारण व्यवस्थापिकाओं के प्रभाव या ह्रास की चर्चा एक साधारण सी बात हो गई है। सही अर्थों में व्यवस्थापिका शक्तियों को कार्यपालिका ने राजनीतिक दलों के माध्यम से छीन लिया है। संसदीय प्रजातंत्रों में एक ही दल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में प्रभुत्व की स्थिति में होता है। जिस दल का व्यवस्थापिका में बहुमत है, उसी दल की कार्यपालिका होती है। भारत जैसे देश में तो यदा कदा प्रधानमंत्री न केवल सरकार के वास्तविक अध्यक्ष होते हैं, बल्कि कभी कभी वे उस राजनीतिक दल के औपचारिक अध्यक्ष भी होते हैं जिसका व्यवस्थापिका में बहुमत है। इस दलीय समर्थन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से सब कुछ चुरा लेती है। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका दलीय समर्थन के आधार पर व्यवस्थापिका की सारी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करती, वरन उसके नियंत्रणों से भी मुक्त हो जाती है। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दलीय अनुशासन की व्यवस्था के कारण व्यवस्थापिकाएँ कार्यपालिकाओं के हाथों में कठपुतली बनकर रह गई हैं। नंबर 5, कार्यपालिका द्वारा निम्न सदन को भंग करने की विशेषाधिकार। सभी संसदीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका का यह अधिकार होता है कि वह व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन को भंग करने का परामर्श और आदेश दे सकती है। अपने इस विशेषाधिकार के बल पर कार्यपालिका सभी उचित अनुचित विषयों पर व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त करती रहती है। कुछ विद्वानों यह मान्यता भी है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर अपनी इस तलवार के बल पर प्रभुत्व रखने की स्थिति में हो गई है। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यपालिका का प्रभुत्व। वुड्रो विल्सन ने, जब वे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, कार्यपालिका के शक्ति के महत्व को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि यह एक शाश्वत सत्य है। जो देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है, त्यों त्यों कार्यपालिका शक्तिशाली होती जाती है। विल्सन की 80 वर्ष पहले लिखी गई बात अब ज़्यादा सही हो गई है। वस्तुतः विदेश संबंधों का संचालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यवस्थापिका यदा कदा ही अपनी भूमिका निभा पाती है। यह भूमिका भी जब कार्यपालिका द्वारा सब कुछ निश्चित हो जाए तो संधियों, समझौतों इत्यादि का अनुमोदन करने तक सीमित रहती है। स्पष्ट है व्यवस्थापिका इस क्षेत्र में कार्यपालिका से बहुत पिछड़ गई है। नंबर 7, सकारात्मक राज्य का उदय। 20वीं शताब्दी की सरकारें नकारात्मक भूमिकाओं के निष्पादन के स्थान पर सकारात्मक कार्य करने लगी। समाज का बहुमुखी विकास करना सरकार का दायित्व हो गया है। अब लोक कल्याणकारी सरकारें जनता को सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना अपना कर्तव्य समझती हैं। जनता के कष्टों का तुरंत समाधान हो, उसे हर चीज़ समय पर उपलब्ध हो, वह तात्कालिक उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका द्वारा नहीं बल्कि कार्यपालिका द्वारा बयान किया जाता है। सकारात्मक राज्य में जनता
हर समय कार्यपालिका की ओर देखती है और हर प्रकार के अभियोगों का समाधान उसी से चाहती है। नंबर 8, व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति का कार्यपालिका द्वारा निर्धारण। व्यवस्थापिका का अधिवेशन कब बुलाया जाए, इस बात का निर्धारण कार्यपालिका करती है। इतना ही नहीं, व्यवस्थापिका की कार्य पद्धति और कार्यसूची के निर्धारण में भी कार्यपालिका एक अहम भूमिका निभाने लगी है। भारतवर्ष में राज्यों की व्यवस्थापिकाएं के अधिवेशनों की अवधि लगातार संकुचित होती चली जा रही है और व्यवस्थापिकाओं पर कार्यपालिका के प्रभाव का स्पष्ट द्योतक है। नंबर 9, प्रशासकीय न्याय प्रणाली। वर्तमान युग में कार्यपालिका न केवल प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्तिशाली होती जा रही है, अपितु प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की व्यवस्था ने कार्यपालिका को न्यायिक क्षेत्र में भी प्रवेश दिला दिया है। लॉर्ड हिबर्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डेस्पोटिज्म में कार्यपालिका की इस नई निरंकुशता की ओर संकेत किया था। व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को नकार कर समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण अपने हाथों में करती चली जा रही है। नंबर 10, व्यवस्थापिका के प्रतिभाशाली सदस्यों को कार्यपालिका में स्थान। सभी संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बहुमत दल से ही बनाई जाती है। यह सर्वविदित है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का चयन करते हैं और व्यवस्थापिका के सर्वाधिक प्रतिभाशाली, योग्य, प्रभावशाली सदस्यों को कार्यपालिका में शामिल कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यवस्थापिका लगभग नेतृत्व रहित हो जाती है और व्यवस्थापिका के सदस्य हर मामले में निर्णय के लिए कार्यपालिका की ओर देखते हैं। व्यवस्थापिका की प्रमुखापेक्षी स्थिति ने इसे अत्यंत महत्वहीन बना दिया है। जानकारी प्राप्त करने के अधिकार में कटौती। हाल ही में भारत में कार्यपालिका की पहल पर व्यवस्थापिका के सदस्यों के किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक जानकारी प्राप्त करने के अनन्य अधिकार में कटौती की गई है। जांच आयोग संशोधन अधिनियम के माध्यम से कार्यपालिका ने अधिकार अपने हाथों में संकेंद्रित कर लिया है कि वह चाहे तो किसी जांच आयोग का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करेगी और चाहे तो उसे रोक सकेगी। कार्यपालिका का यह कृत्य संसद सदस्यों के जानकारी प्राप्त करने के मूलभूत अधिकारों में एक निर्णायक सीमा तक कटौती माना गया है। यह स्थिति व्यवस्थापिका के प्रभाव की पराकाष्ठा मानी जा सकती है। मूल्यांकन। व्यवस्थापिका की अवनति के उपयुक्त वर्णित कारणों की चर्चा से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि व्यवस्थापिका का युग समाप्त हो गया है। व्यवस्थापिका आज भी ऐसा मंच है जहाँ जनता की संप्रभुता औपचारिक रूप से एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यायोजित की जाती है। व्यवस्थापिकाएं आज भी राजनीतिक समाजीकरण व शिक्षा की सशक्त माध्यम है। व्यवस्थापिकाएं सभाएं राष्ट्रीय लोकमत की अभिव्यक्ति करने वाली ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका कोई विकल्प नहीं है। उपयुक्त वर्णित कारणों से कार्यपालिका की शक्तियाँ व्यवस्थापिका की तुलना में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। व्यवस्थापिका की भूमिका इस बात पर भी निर्भर है कि सदन में सत्तारूढ़ दल का स्पष्ट बहुमत है या नहीं। यदि स्पष्ट बहुमत है तो निश्चित रूप से व्यवस्थापिका की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विश्व के विविध भागों और विशिष्ट भारत जैसे व्यवस्थापिका की विमर्शकारी भूमिका में आ रही गिरावट पर्याप्त चिंता का विषय है, किंतु व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार आज भी महत्वपूर्ण और सार्थक है। सर्वाधिकारवादी देशों में तो व्यवस्थापिका राज्य शक्ति का सर्वोच्च शक्ति प्रतीक मानी जाती हैं। संसद सदस्यों और विधायकों को कार्यपालिका में नियंत्रण रखने के लिए कि अपने सार्थक दायित्व को गंभीरता से अनुभव करना चाहिए ताकि कार्यपालिका निरंकुश न बन सके। धन्यवाद।